नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों के साथ मैं हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल सीरीज चला रहा हूं, तो देखिए आदिकाल में हमने इससे पहले नाथ साहित्य को पढ़ा था। आज हम जैन साहित्य को पढ़ेंगे और राष्ट्र साहित्य के बारे में देखेंगे कि राष्ट्र साहित्य होता क्या है, और जैन साहित्य के बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। देखिए, अगर आप हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप लोग अपना जो सपोर्ट है इस चैनल के साथ बनाइए। और चलिए आइए आज हम यूनिट 2 में जो जैन साहित्य है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस साहित्य में उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य जैन कवियों के द्वारा जो साहित्य अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जन भाषा में लिखा गया उसे राज साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो जैन कवियों के द्वारा जो अपनी कविताओं के प्रचार प्रसार के लिए कविताएं लिखी गई ना, उसी को हम किस साहित्य के नाम से जानते हैं? उसको हम राज साहित्य के नाम से जानते हैं। और देखिए क्या है, रास का अर्थ क्या होता है? तो देखिए क्या है, जिसमें नृत्य, संगीत, क्रीड़ा, खेल आदि की प्रधानता हो उसे रास कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, रास का मतलब होता है रास लीला, है ना, मतलब मनोरंजन की चीज होती है। तो देखिए, रास शब्द का उल्लेख सबसे पहले आदि पुराण जैन पुराण में मिलता है। इसके रचयिता 7वीं शताब्दी के जैन कवि जिनसेन सूरी थे। यह रचना उत्तर भारत में लिखी गई थी। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रास के स्थान पर क्रीड़ा शब्द का प्रयोग किया है। तो देखिए, रास का मतलब होता है रासलीला करना, यानी कि मतलब एक तरह से खेल कूद करना, और क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना। तो रास और क्रीड़ा जो है एक ही तरह के शब्द हैं, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए क्या है, हाँ, राज साहित्य के विशेष तथ्यों को देखेंगे। इसका समय जो है 12वीं से 13वीं शताब्दी जो है माना जाता है। तो 12वीं से 13वीं शताब्दी जो है राज साहित्य का समय माना जाता है। राज साहित्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान व दक्षिणी भारत में रचा गया। तो इसका जो मतलब क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें से आ जाता है गुजरात, आ जाता है राजस्थान, आ जाता है और दक्षिण भारत आ जाता है। तो इस तरह का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। और समस्त राज साहित्य जैन पुराण में माना जाता है। इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। जहाँ पे राज साहित्य हमें देखने को मिलता है वह जैन पुराण में है, और जैन पुराण को ही आदि पुराण के नाम से जाना जाता है। राज साहित्य 3 शैलियों में रचित है। तो राज साहित्य को 3 शैलियों में लिखा गया है। पहला है कथात्मक चरित्र, जैन साधुओं के जीवन के चरित्र का कार्य कारण और उपदेशात्मक आचार। इसमें आचरण में के नियम बताए गए हैं, तो आचरण के नियम बताए गए हैं। और फागु काव्य, इसमें नृत्य और संगीत की प्रधानता है। फागु काव्य आपने सुने होंगे, जो कि होली के टाइम पे खूब गाया जाता है, उसी को फागु काव्य के नाम से जाना जाता है। और देखिए, इस साहित्य की रचनाओं में नायक मुख्यतः जैन तीर्थंकर है। तो कौन है? तीर्थंकर है। और राज साहित्य में हिंदू धर्म की कथनों को तोड़ मरोड़ कर जैन धर्म बनाकर प्रस्तुत किया गया। तो हिंदू धर्म की जो कथाएं हैं ना, उसी को तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा करके जैन धर्म के हिसाब से इसको प्रस्तुत किया गया है। और देखिए क्या है, जैन साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना था, यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो जैन धर्म को स्थापित करना था, प्रचार प्रसार करना था, इसलिए इस प्रकार के काव्य हमें मतलब इस साहित्य में देखने को मिलते हैं। रास साहित्य उपदेशात्मक प्रधान है, मतलब उपदेश दिए गए हैं कि मनुष्य को कैसा उपदेश होते हैं, तो उपदेशात्मक है, इस प्रकार की रचना है। राज साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य माना जाता है, क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं किया गया है। तो इसको बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा नहीं लिखा गया है, जिस प्रकार से हम देखते हैं पृथ्वीराज रासु लिखा गया है,
खुमान रासो लिखा गया है। इसमें कितनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके वीरता की वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें हमें क्या है, प्रामाणिकता दिखती है कि हाँ ये सब चीज़ें जो है घटित हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें जो है मतलब वर्तमान में भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें रास साहित्य में देखने को मिलता है। रास साहित्य अलग है, रासो साहित्य अलग है। रास साहित्य जो है सिद्धों के द्वारा लिखा गया है, जैन मुनियों के द्वारा लिखा गया है। रासो साहित्य जो है वह लिखा जाता था पहले, जैसे कि जो राजाश्रयी कवि होते थे, जैसे कि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया, विशलदेव के द्वारा लिखा गया, नरसिंह नाल के द्वारा लिखा गया, तो वो सब रासो साहित्य है जिसमें वीरता की बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें खेल कूद के प्रसंगों का वर्णन किया गया है, राधा कृष्ण के मतलब चरित्रों का वर्णन किया गया, उस हिसाब से चरित्रों का वर्णन किया गया है जो कि रास, जिसको सुनकर देखकर प्रेम की भावना है और रास की भावना है। तो इस प्रकार का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। रास साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य माना जाता है, क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं किया गया है। रास साहित्य के विषय में सबसे प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी मोतीलाल मेनारिया की रचना राजस्थानी भाषा और साहित्य में मिलती है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि मोतीलाल मेनारिया की पुस्तक का नाम क्या है और कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो इसके बारे में आप देख लीजिए, राजस्थानी में लिखी गई है ना। और देखिए क्या है, मेनारिया जी ने 87 कवियों का इसमें उल्लेख किया है। तो 87 कवियों का इसमें उल्लेख किया है। और देखिए क्या है, रास साहित्य की प्रमुख रचना और रचनाकारों को भी देख लेते हैं। तो भारतेश्वर बाहुबली, तो ये पूछा जाता है भारतेश्वर बाहुबली किसकी रचना है, तो शालिभद्र सूरी की रचना है। 1184 ईस्वी में लिखा गया था और इस रचना में दो सगे भाइयों, भरतेश्वर अयोध्या का शासक है जो, और तथा बाहुबली जो कि तक्षशिला का शासक है, को पहले युद्ध में लीन तथा बाद में जैन धर्म का दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। तो भरतेश्वर और बाहुबली दो राजा हैं, दो भाई हैं, और इन्हीं का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है, जो कि शालिभद्र सूरी के द्वारा 1184 में लिखा गया है। और देखिए क्या है इसमें कुल छंदों की संख्या 205 है। चौपाई और दोहा देखें, चौपाई और दोहा मिलाकर के कितने हैं, 205 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह खंड काव्य है। खंड काव्य लिखा गया है छोटे छोटे भागों में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी के द्वारा रचित ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रास काव्य जैन काव्य माना है। तो देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जो कि इनकी पुस्तक का नाम है वैज्ञानिक इतिहास, और ये वैज्ञानिक किस्म के व्यक्ति थे। तो इनकी जो रचना है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और इन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का क्या माना, प्रथम रास काव्य जैन काव्य भी माना है। मुनि जिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो मुनि जिन विजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो है शालिभद्र सूरी की रचना को माना है, भरतेश्वर बाहुबली को। वहीं देखिए, इस रचना का प्रमुख रस वीर, श्रृंगार और शांत रस है। तो 3 प्रकार के रस जो है इस रचना में हमें देखने को मिलता है। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण माना है। तो कृष्ण कथा को इन्होंने क्या है, हरिवंश पुराण माना है जैन कवियों ने। जोइंदू, इनका जो नाम है जोइंदू नाम है। जोइंदू और राम सिंह सिद्धों की तरह सहजता पर जोर देने वाले प्रमुख जैन कवि हैं। तो जो जोइंदू हैं और राम सिंह जो हैं सिद्धों की तरह सहज, मतलब इंसान को क्या होना चाहिए, सहज होना चाहिए, उसको ज़्यादा हठयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जो सिद्ध संप्रदाय के लोग हैं वह जो आम आदमी होता है उसी तरह से जीवन जीने की बात करते हैं, वह ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं रखते हैं ना। तो ये इसमें बात की गई है। अगर हम देखें जो हिंदू की रचना देखें तो देखिए, पंच पांडव चरित रास है और शालिभद्र सूरी की ही रचना है। पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी की ही रचना है। 1191 ईस्वी में लिखा गया है। यह महाकाव्य है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं और यह रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। वह पहला ग्रंथ माना जाता है, लेकिन यह महाकाव्य माना जाता है। तो इस महाकाव्य का नाम क्या है, पंच पांडव चरित रास।
जो कि शालिभद्र सूरी के द्वारा ही लिखा गया है। और भरतेश्वर बाहुबली भी इन्हीं की रचना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म का जो प्रथम ग्रंथ है वह भरतेश्वर बाहुबली को माना जाता है, और महाकाव्य जो है पंच पांडव रास को माना जाता है। कथानक देखिए, इसमें पांडव को अहिंसावादी दिखाते हुए मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। और रचना देखिए, बुद्धिसार, बुद्धिसार जो रचना है वह भी शालिभद्र सूरी की रचना है। 1193 ईस्वी की रचना है। चंदनवाला रास जो रचना है आगसू कवि की है, 1200 ईस्वी में लिखा गया है। जौलूर में रचित यह रचना है। और देखिए ये खंड काव्य है, इसमें 35 छंद हैं। तो देखिए आपको मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट आपको देखने को मिल रहे होंगे, और ये सारे एग्जाम में ही पूछे जाने वाले पॉइंट है। तो आप इसको कम से कम 4 से 5 बार जरूर पढ़िएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी और रस करुण रस है। जो अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी है ना, उसी में करुण रस हमें देखने को मिलता है। और देखिए क्या है, कथानक देखते हैं। इसमें चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला की करुण कथा चित्रित है, जिसे बचपन में ही डाकू उठाकर ले जाते हैं और उसे एक सेठ के यहाँ बेच देते हैं। सेठ उसे वेश्यावृत्ति में धकेल देता है। बाद में उसे मोक्ष का अधिकारिणी सिद्ध किया गया। जिस समय उसे डाकू उठाकर ले गए थे उस समय उसकी उम्र क्या थी, 7 वर्ष की थी। और एक रचना और है, रचना का नाम है स्थूलीभद्र रास। रचनाकार कौन है इसके, जिनी धर्म सूरी हैं। रचना काल जो है इसका 1209 बताया जा रहा है। और देखिए क्या है, इस काव्य में 3 पात्र हैं, वैश्या, स्थूलीभद्र और उसके गुरु भाई मुनि। कथानक क्या है, स्थूलीभद्र जो आरंभ में ब्राह्मण था, उसे कासा नाम के वैश्या के साथ भोग लिप्त होने पर पतित हुए तथा बाद में जैन धर्म अपनाने के बाद इन्हें जैन धर्म में दीक्षित मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। तो देखिए इनसे मतलब चांसेस है क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है, इसलिए आप इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और इस रचना को भी देख लीजिए, रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी रास जो है विजय सेन सूरी की रचना है, 1231 ईस्वी की है। और नगेंद्र के अनुसार ये सर्वमान्य रचना है। देखिए क्या है, यह एक ऐतिहासिक गीत प्रधान रास काव्य ग्रंथ है जो कड़वकों में विभक्त है। कड़वक क्या होता है, कड़वक एक शैली है जिसमें दोहा और चौपाई इन दोनों को लिखा जाता है। पहले दोहा लिखा जाएगा, फिर चौपाई लिखा जाएगा, फिर दोहा चौपाई, इस प्रकार से पूरी रचना लिखी जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है, कड़वक शैली कहा जाता है। तो कड़वक शैली में ये लिखा गया है। कथानक क्या है, रेवंतगिरी रास में ग्रंथ में तीर्थंकर और नेमिनाथ के प्रतिमा और रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। रेवंतगिरी तीर्थ जो है उसका वर्णन जो है इस रचना में है। नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास देखिए, सुमति गुणी 58 छंद है इसमें, ठीक है। रचनाकार कौन है, सुमति गणी है, और 58 छंद है इसमें। रचना काल जो है इसका 1231 है। और देखिए कथानक क्या है, नेमिनाथ और कृष्ण के बीच संवाद दोनों के चरित्र का चित्रण इसमें दिया गया है। रचनाकार कौन है इसके, आगसु कवि इसके रचनाकार हैं। देखिए रचनाकार, चंदनबाला रास, यह 35 छंदों का काव्य ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में चंदनबाला के ब्रह्मचर्य, संयम, सतित्व और उत्कर्ष का चित्रण है। देखिए यहाँ पे कुछ शायद से प्रॉब्लम है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए, राज साहित्य से संबंधित अन्य रचनाएं और उनके रचनाकार, तो इसको देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। देखिए कुच्छली रास, कुच्छली रास जो है प्रज्ञा तिलक की रचना है। जिनी पदम सूरी रास जो है सार मूर्ति की रचना है। और करकंड चरित रास जो है कनकामर मुनि की रचना है। और दर्शन
सार जो रचना है आचार्य देवसेन की रचना है, और लघु चक्र जो रचना है आचार्य देवसेन की रचना है। और देखिए द्रव्य द्रव्य द्रव स्वभाव प्रकाश जो रचना है आचार्य देवसेन की रचना है। और देखिए भरतेश्वर बाहुबली रास आपने ऊपर देखा था, भरतेश्वर बाहुबली रास जो है आचार्य देवसेन की रचना है। और आबू रास जो रचना है वल्हन कल्हण की रचना है, वल्हन नहीं कल्हण होगा यह, कल्हण की रचना है। प्रबंध चिंतामणि जो है अभय तिलक मणि की रचना है। और हरिचंद पुराण जो रचना है पद्मनाभ की रचना है। और कान्हार देव प्रबंध जो रचना है पद्मनाभ की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास जो रचना है वज्रसेन सूरी की रचना है। तो देखिए आप इन पॉइंट्स को थोड़ा देख लेना, मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, फिर भी एक बार हो सके तो आप देख लेना। बाकी ऊपर के जितने भी पॉइंट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार मतलब इस पीडीएफ को जरूर पढ़ना और 1-2 बार वीडियो देख लेना, जिससे क्या है आपको रास काव्य साहित्य के बारे में पता लग जाएगा। और इससे क्या है, इससे प्रश्न अगर कोई बन सकते हैं यूनिट 2 में तो आप कर ले जाएंगे, इससे आपको एक मतलब अंदाजा मिल गया तो आप इससे कर लेंगे। तो देखिए आप लोग अपने दोस्तों को भी जोड़िए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल जो है बढ़ सके और लोगों तक भी पहुंच सके। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपको इससे नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। और कमेंट कीजिए और लाइक करके बताइए कि वीडियो कैसी थी, कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है खुद से किया कीजिए, क्योंकि केवल आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन बताते नहीं है, तो बताया कीजिए। और किस तरह की आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं, जिससे मुझे वीडियो बनाने में आसानी रहेगी और आपको उस कंटेंट पे टॉपिक भी मिल पाएगा। तो देखिए मुझे आशा है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और हो सके तो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाइए ताकि और भी लोग जो है जुड़ सके। और हिंदी साहित्य से जो भी जुड़े हुए हैं उनको तो ज़रूर ही जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल आपके हिंदी साहित्य की तैयारी नहीं करवाता, आपको मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से इतना सारा कंटेंट दे चुका हूँ कि केवल आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका जो नेट जीआरएफ है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 80% सिलेबस आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा और बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। और ये जो पीडीएफ है आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चैनल के साथ ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे मतलब पीडीएफ्स देखने को मिलेंगे और ये इसकी पीडीएफ भी वहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर रखी है। तो जाइए और चैनल के साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़िए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। दिसंबर में जो 2024 का एग्ज़ाम है वह छूटे ना, इसके लिए अभी से कमर कस लीजिए, क्योंकि समय जो है बहुत कम है, 2.25 महीने का ही समय रह गया। तो आप लोग अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।